हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को जैसा कि पता होगा कि आगामी जो एग्ज़ाम्स है आरआरबी, नॉर्थ-सेट, पीजीआई, एसजीपीजीआई, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिसमें आरआरबी और नॉर्थ-सेट के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और ख़ास तौर पर अभी हमारे द्वारा आरआरबी के एग्ज़ाम्स रिलेटेड प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें नर्सिंग एजुकेशन फैकल्टी द्वारा निर्मित की पॉइंट बुकलेट आप सभी के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, साथ में आरआरबी में जितने भी ओल्ड पेपर हैं जितने भी, उनको भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। रेलवे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए स्पेशल की पॉइंट नर्सिंग एजुकेशन परिवार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें संपूर्ण सिलेबस पर आधारित सभी सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। यूट्यूब चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हम आपको बता दें कि जो हमारी नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट और प्रीवियस ऑल्ड पेपर जो हैं, उनकी जो प्राइस अभी ऑफर प्राइस घटाकर 250 रुपीज़ कर दी गई है। अगर किसी को नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट चाहिए तो 150 रुपीज़ में मिल जाएगी, और सिर्फ ओल्ड पेपर चाहिए तो 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा तो हमारे फैकल्टी मेम्बर से आप बात हो जाएगी आपकी, और आप वो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने साइकेट्रिक नर्सिंग को कंप्लीट कर दिया था। आज हम ओबीजी को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ओबीजी को स्टार्ट करेंगे, और बने रहिएगा क्लास के अंदर, जिसमें हम संपूर्ण तैयारी जो है आपकी कराने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग एग्जाम्स की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग की। तो पहला की पॉइंट क्या आता है, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है कि पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद। पेनलेस ब्लीडिंग 28 वीक के बाद में जो देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के अंदर, वो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं और 28 वीक के बाद में आपको ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, और वो ब्लीडिंग जो है पेनलेस है, यानी कि दर्द आपको नहीं हो रहा है, तो वो क्या कंडीशन है, वो है दोस्तों प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया उसको कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, तो इसके अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होती है। क्लिनिकल फीचर जो होती है अब्रेप्शन प्लेसेंटा के, वो पेनफुल होती है, मतलब कि पेनलेस ब्लीडिंग किस में देखने को मिलती है, आपकी प्लेसेंटा प्रीविया में। और जब पेनफुल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, एक्टिव ब्लीडिंग, उसको कहते हैं एब्रेप्शन प्लेसेंटा। यानी कि प्लेसेंटा जो है अपनी जगह से हटकर आ जाती है नीचे की तरफ, तो उसको कहते हैं अब्रेप्शन प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा जो है इंटरनल सर्वाइकल ऑस को कवर कर लेती है, उसको कहते हैं अपन प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, लो लाइंग प्लेसेंटा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि व्हेन द अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स द लोअर सेगमेंट रिलैक्स इट इज़ नोन एज। जब आपके जो अपर सेगमेंट्स होते हैं यूट्रस के, वो रिलैक्स कर जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और लोअर सेगमेंट जो रिलैक्स हो जाता है यूट्रस का, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। आप सभी को पता होगा कि जब बेबी डिलीवर होता है तो जो अपर सेगमेंट्स होते हैं यूट्रस के, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, जिससे बेबी जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है, और लोअर सेगमेंट जो है रिलैक्स करने लगते हैं, ताकि जो बेबी है आराम से यूट्रस से बाहर आ जाए। उसको कहते हैं दोस्तों पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। अब बात करते हैं फोर्थ की पॉइंट की, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन फर्स्ट 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लेसेंटा का फंक्शन कराने के लिए, चाहे से वो प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे से वो एस्ट्रोजन हो, ठीक है, वो 8 से 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होती हैं। उनमें जो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी में कराने में, जैसे कि वो HCG हो गया, गोनेट्रोपिक हार्मोन्स हो गए, और आपके प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सभी हार्मोन जो होते हैं, ये प्लेसेंटा का फंक्शन कराने में मदद करते हैं 8 से 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। लेकिन खास तौर पर बात की जाए तो HCG हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है प्लेसेंटा फंक्शन कराने में 8 से 10 वीक के अंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं HCG हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने के लिए प्रेगनेंसी और परफॉर्म करने के लिए प्लेसेंटल फंक्शन फर्स्ट 3 मंथ और टिल प्लेसेंटल मैचुरेशन। जब तक कि प्लेसेंटा मैचुरेशन नहीं हो जाती, उससे पहले दोस्तों जो HCG हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्लेसेंटा का फंक्शन कराने के लिए।
उसके बाद में जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो परफॉर्म करने लगते हैं। और प्लेसेंटा जो भी है जब निर्माण हो जाता है तो प्लेसेंटा सप्लाई की वजह से बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड हो जाती। तो वो इससे पहले जो है 3 मंथ तक कौन करता है आपका मेंटेन प्रेगनेंसी को, HCG हार्मोन मेंटेन करता है। बात करते हैं व्हेन द फीटस डाइज एंड इज रिटेन इन द यूट्रस इज कॉल्ड। जब फीटस किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है फीटस की और वो यूट्रस के अंदर रिटेन यानी रहता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं अपन मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन मतलब कि जब फीटर की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और यूट्रस के अंदर ही मृत्यु हो रही है और बच्चा जो है यूट्रस के अंदर ही मौजूद है तो उसको कहते हैं दोस्तों मिस्ड अबॉर्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की। एन अबॉर्शन दैट कैन नॉट बी हॉल्टेड और देयर इज नो चेंज ऑफ कंटिन्यूइंग प्रेगनेंसी इज। एक ऐसा अबॉर्शन जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते और नो चांस ऑफ कंटिन्यूइंग प्रेगनेंसी, और इस कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू आप नहीं कर सकते तो किस प्रकार का अबॉर्शन होता है वो, उसको कहते हैं दोस्तों इनएविटेबल अबॉर्शन। क्या कहते हैं? इनएविटेबल अबॉर्शन। बात करते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। आप सभी को पता होगा इम्प्लांटेशन जो होता है फर्टिलाइज्ड ओवम का आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी के बाहर कहीं भी एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में, एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज्ड ओवम का, उसको क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि नॉर्मली बात की जाए तो ओवम जो फर्टिलाइज्ड होकर इम्प्लांटेशन किया जाता है उसका यूट्रस के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन ना होकर के अदर 10 यूट्रस हो तो उसको बोलते हैं एटोपिक प्रेगनेंसी। जिसके लिए बात की जाए मोस्ट कॉमन कहाँ पर होता है आपका फैलोपियन ट्यूब जो है, वहाँ पर क्या होता है इसका इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में, एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन नॉर्मली बात की जाए तो आपकी यूट्राइन कैविटी के अंदर, यूट्रस के अंदर जो है देखने को मिलेगा इम्प्लांटेशन। लेकिन ये एक कंडीशन अलग होती है जिसके अंदर कहा जाता है आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूट्राइस मेनली फैलोपियन ट्यूब। यही मैंने बात की आपसे कि फैलोपियन ट्यूब मेनली जो होता है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। 90 से 95% एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है, जिसको ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की प्राइमरी पीपीएच क्या है। तो प्राइमरी पीपीएच जो होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है फर्स्ट 24 घंटे डिलीवरी के बाद में अगर आपको ब्लड लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी पीपीएच। और प्राइमरी पीपीएच जो है किस वजह से होता है तो एटोनिक यूट्रस, जब यूट्रस जो होता है वो उसकी टोनिसिटी कम हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता या फिर अपनी यूट्राइन टोन को वो खो देता है, तो इस वजह से जो है आपकी क्या होती या यूट्रस जो है ओवर डिस्टेंट हो जाता है। इस वजह से यूट्रस अपनी वापस की कंडीशन में नहीं आ पाता, कॉन्टैक्ट नहीं कराता। इस वजह से क्या होता है ब्लीडिंग होने लगती है क्योंकि यूट्राइन आर्टरी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है। इस वजह से ब्लीडिंग आपको देखने मिलती है जो कि कारण बनता है पोस्टपार्टम हेमरेज का। अब बात करते हैं सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है। अगर दोस्तों लेट पीपीएच भी कहा जाता है इसको, यानी कि पहले जन्म, बच्चे के जन्म से लेकर या आपके जब यूट्राइन कैविटी जो होती है आपकी, ठीक है, इसके बाद में जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है 24 घंटे के बाद में, 24 घंटे के अंदर अंदर भीतर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्राइमरी पीपीएच कहा जाता है। अगर 24 घंटे के बाद में ब्लीडिंग हो रही है तो उसको लेट पीपीएच कहा जाता है, लेट पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है। और बात करते हैं सेकेंडरी पीपीएच का कारण क्या होता है, तो सेकेंड पीपीएच का आता है रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। अगर प्लेसेंटा के कुछ पार्ट भी, अगर यूट्रस के प्लेसेंटा का कुछ पार्ट भी रह गया है अंदर, ठीक है, तो उसको कहा जाता है रिटेन प्लेसेंटल। तो इसकी वजह से क्या है ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए प्लेसेंटा के हर पार्ट का बाहर निकलना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं द मुलेरियन डक्ट इन फीमेल एमनियोट्स डेवलप्ड इनटू। जो मुलेरियन डक्ट होती है फीमेल के अंदर, फीमेल एमनियोट के अंदर, वो डेवलप किस वजह से होती है तो फैलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट करती है वो। मुलेरियन ट्यूब जो होती है फीमेल एमनियोट्स में वो डेवलप करती है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। अब बात करते हैं पीएच ऑफ वेजाइना बिकम एसिडिक ड्यू टू। वेजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर एक डोडलन बेसिलस नाम का पाया जाता है और जो क्या करता है आपके वेजाइनल पीएच को क्या करता है मेंटेन करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है जैसे कि स्पाइना फिडा हो गया, स्पाइनोगॉल हो, ये सब कंडीशंस होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की, वो किस प्रकार से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर मैटरनल फॉलेट सप्लीमेंटेशन, अगर माँ को फॉलिक एसिड की टेबलेट्स खिलाई जाए
बिल्कुल। तो इससे क्या हो सकता है, आप जो न्यूरल डिफेक्ट्स है उनको रोक सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फीटल हार्ट साउंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसी कौन सी प्लेस होगी डिटेक्ट करने की फीटल हार्ट साउंड को फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में? तो वो होगी आपकी अबव द सिम्पाइसिस प्यूबिस। सिम्पाइसिस प्यूबिस के अबव में आप फीटल हार्ट रेट डिटेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। चलिए बात करते हैं विच एंटीबॉडी क्रॉसेस द प्लेसेंटा। कौन सी एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है? तो वो होती है आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, IgG जो होती है वो इस प्रकार की ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है और बच्चे तक पहुंच सकती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, ए बेसिन शेप्ड कैविटी दैट फॉर्म्स ए रिंग बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्राई ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड लोअर लिम्स इज कॉल्ड। एक बेसिन शेप्ड की कैविटी जो कि फॉर्म करती है एक रिंग बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्राई ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड द लोअर लिम, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों पेल्विक ग्रिडल। क्या कहते हैं? पेल्विक ग्रिडल कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की, ए हार्मोन दैट प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी बाय सस्टेनिंग द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस लूटियम इज। कैसा हार्मोन जो कि मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और सस्टेन करता है कॉर्पस लूटियम को, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं अपन ह्यूमन कोरोनोगोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इन ए फीटल स्कल द ब्रैग्मा इज फाउंड। फीटल के स्कल में ब्रैग्मा कहाँ पर पाया जाता है? आपने दो वर्ड सुने होंगे, ब्रैग्मा और लैम्डा। ब्रैग्मा जो होता है वो जंक्शन ऑफ सेजाइटल एंड कोरोनल सूचर एंड फ्रंटल सूचर, तीन सूचर होते हैं आपके, सेजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर और फ्रंटल सूचर, इनके बीच में पाया जाता है, इनके जंक्शन पे पाया जाता है, उसको कहते हैं ब्रैग्मा। ब्रैग्मा जो होता है वो क्या होता है, डायमंड शेप का रहता है और आगे फ्रंट वाला जो है पार्ट होता है। ठीक है। और बात करें एक होता है लैम्डा जो कि बैकवर्ड पार्ट पे पाया जाता है, वो ट्रायंगुलर शेप का माना जाता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एबनॉर्मल पॉलिफिकेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड। अगर एबनॉर्मल पॉलिफिकेशन होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू का निर्माण होता है आउटसाइड द यूट्राइन इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एंडोमेट्रियोसिस। क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। अगर किसी प्रकार की एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है एंडोमेट्रियल टिश्यू की आउटसाइड द यूट्रस, उसको क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल बाय। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है किस प्रकार से बर्थ को कंट्रोल कर सकती है? तो वो करती है प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो ओवुलेशन को होने से क्या करती है? प्रिवेंट करती है, रोकती है, जिस वजह से जो है ये गर्भ निरोधक का काम करती है। बात करते हैं कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD इंसर्शन। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है IUD इंसर्शन का? IUD मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। जब भी आप इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस किसी महिला को लगाते हैं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलता है उनमें? तो वो देखने को मिलता है पेन। उनको बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, ये कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है इंट्रायूट्राइन इंसर्शन का। और बात की जाए इंट्रायूट्राइन डिवाइस को निकालते हैं तब कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? तो वो होता है आपका ब्लीडिंग। अब बात करते हैं एट 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन यूट्रस लुक लाइक। 8 वीक ऑफ गेस्टेशन में यूट्रस किस प्रकार का दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है एक ग्रेप फ्रूट, मतलब कि एक अंगूर के दाने जैसा क्या है दिखाई देता है यूट्रस 8 वीक ऑफ गेस्टेशन में। अब बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड एंड लिम्स टू इट्स ट्रंक। फीटल हेड का और लिम्स का उसके ट्रंक से रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों एटीट्यूड। क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहा जाता है। अब बात करते हैं फ्रोगेली ऑपरेशन इज डन फॉर। जो फॉदरगिल ऑपरेशन किसके लिए कराया जाता है? तो वो कराया जाता है यूट्राइन प्रोलेप्स के लिए। क्या है? यूट्राइन प्रोलेप्स के लिए कौन सा ऑपरेशन कराया जाता है? फोर्थगिल ऑपरेशन कराया जाता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर कंसिस्टेंट अटेम्प्ट्स फॉर 1 year पीरियड विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नॉन एज। अगर कोई महिला कंसिस्टेंट कंसीविंग अटेम्प्ट के बाद में भी 1 साल तक अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है इनफर्टिलिटी। क्या कहा जाता है? इनफर्टिलिटी कहा जाता है।
प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है? कपल जो है नेवर हैड ए चाइल्ड, कभी भी उनको बच्चा नहीं हुआ है, उसको कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है? कपल ने कंसीव किया था बट वुमेन जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई, प्रेगनेंसी को आगे नहीं बढ़ा पाई, उसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि उसको इन्फेक्शन कोई लग गया था। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? वो है आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS कंडीशन है महिलाओं को, जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाती क्योंकि वो इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाती है। और दूसरा कारण है स्टर्डिलिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट और तीसरा कारण है अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। वो स्पर्म या ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, या तो मेल में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं या फिर महिला के अंदर ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, जो कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की, ऑक्सीटोसिन हार्मोन वर्क ऑन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है पहले समझ लीजिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसको कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन भी कहा जाता है, लव हार्मोन भी कहा जाता है, बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो क्या काम करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है किसको? यूट्रस को, ठीक है। और इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कार्य करता है कि मिल्क को जो है बाहर निकालने का कार्य करता है आपका ऑक्सीटोसिन डक्ट से, ठीक है। वर्क ऑन कहाँ पर काम करता है? ब्रेस्ट पर काम करता है, मायोएपिथेलियल सेल्स में। यूट्रस पे काम करता है ताकि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट हो सके। और लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि मिल्क को इजेक्शन कराने के अंदर काम में आता है। तो दोस्तों क्लास आपकी कैसी लगी? क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा कि आगामी एग्जाम्स में जो क्लासेस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी तक आपने हमारे नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट और RRB ऑल पेपर की को नहीं लिया है तो ऑफर प्राइस चल रहा है, 250 रुपये में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो आपको सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको की पॉइंट भी प्रोवाइड हो जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ले लिया है, आप भी ले लीजिए, काफ़ी बेहतर हमारे द्वारा बनाई गई की पॉइंट बुकलेट्स है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।